नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। संपूर्ण भारत के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की पहली खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर जाकर लोगों को कई बड़ी सौगात दी। इस दौरान पीएम का एक वीडियो सामने आया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कई चीजों को देखा, बारीकी से जाना, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की। उसमें से बीच पर कुर्सी पर बैठे भी पीएम मोदी नजर आए और इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के एकांत की तारीफ की। एक दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी ब्लैक कुर्ता पैजामा पहने बीच पर टहलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुबह सुबह बीच पर टहलना आनंद के क्षण थे। साथ ही पीएम ने लिखा कि जो लोग घूमने के प्रेमी हैं उन्हें इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। और वो तस्वीरें भी आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है, जिन तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स हैंडल के जरिए शेयर किया है। तो वहीं केंद्र सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोडम्बम में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का उद्घाटन किया और इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में मार्गाजी अष्टमी रथ महोत्सव में माता मीनाक्षी अम्मन और सुंदरेश्वर की मूर्तियों को रथ में रखकर नगर भ्रमण निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परंपरा के अनुसार महिलाएं रथ को खींचती हैं, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी मार्गशीर्ष महीने के महत्व का उल्लेख किया। हिंदू परंपरा के अनुसार इस महीने में धार्मिक उपदेश, जप, ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री के दौरे पर बयान सामने आया, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री 4 और 5 नेपाल में हैं। इस तारीख को उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात की। वो भारत नेपाल संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। External Affairs Minister is in Nepal today and tomorrow. He's called on the President of Nepal. He's also called on the Prime Minister of Nepal. And then we have the India-Nepal Joint Commission meeting that he'll be chairing along with the Foreign Minister of Nepal. He'll also have several other engagements. The Joint Commission is very important for both the countries to undertake a review of all the agenda that is there on the bilateral in the bilateral format and to take things forward. So that is where we are. There are several aspects to be discussed. Hopefully you will get more on that as the visit of the External Affairs Minister progresses. आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता की। राहुल गांधी और पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बैठक में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा चरण बैठक का मुख्य एजेंडा रहा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई पद यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। यात्रा अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो कि मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल 6700 किलोमीटर का पैदल सफर करेंगे। बता दें कि सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का होगा, जहां राहुल गांधी 1074 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इस दौरान वो 11 दिन में राज्य के 20 जिलों को कवर करेंगे।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी कवायद के बीच एक बार फिर से पार्टियों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि वो अभी पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, हमें उनकी दया की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में बड़ी दुर्घटना करवा सकता है विपक्ष। 22 जनवरी से पहले, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये गिरिराज सिंह की ओर से बयान दिया गया। सुनिए उनका ये बयान। मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए। और ये चंद्रशेखर मंत्री इनके अपने मन से थोड़े बोलते हैं, इनके विधायक अपने मन से थोड़े, ये सोची समझी रणनीति है। दक्षिण भारत से अगर स्टालिन के कुनमा बोलते हैं इनकी मर्जी से, अगर एनसीपी के नेता बोलते हैं तो ये इंडी गठबंधन के मर्जी से। ये सोची समझी प्लान है। हिंदू सनातन को अपमानित करो, चोट पहुंचाओ और मुसलमानों को खुश करो, जात के नाम पर वोट लो और हम मोदी को गाली दो। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की नोटिस पर जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर, झूठा समन भेजकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। वकीलों ने मुझे बताया कि ईडी ने जो समन मुझे भेजा है वो गैर कानूनी है। ये समन क्यों गैर कानूनी है, मैंने विस्तार से इसका जवाब ईडी को भेजा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके पास मेरी बातों का जवाब है ही नहीं और वो भी मानते हैं कि ये समन गैर कानूनी है। पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं दिल्ली में घोटाला हो गया, एक्साइज घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और 1 रुपए की बरामदगी नहीं है। 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। दर्जनों लोगों को साल भर से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए हो गए। हजारों लोगों की पूछताछ हो गई। लिकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं उन तक को बुला बुला के सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, दबाव देके गवाहियां ली, मगर कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं रखती। ईडी की भी क्रेडिबिलिटी पे आज बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी के सारे छापे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, समन्स होते हैं। और इस वाला जो कथित शराब घोटाला है उसकी तो आप ये बात सब जानते हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल से देश का इतिहास में ये पहला केस होगा कि 1 रुपए तक की आपकी रिकवरी नहीं हुई है।
एक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, फिर भी आप सारे जो नेता हो है और पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल रहे हो। मतलब साफ है, आपको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? ऐसी बात तो नहीं है। और क्यों होगा? ईडी को इलेक्शन से क्या मतलब है? इलेक्शन हो ना इलेक्शन हो, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो, तो उसको इलेक्शन से क्या मतलब है और सरकार से क्या मतलब है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि शराब घोटाले की जांच तो होगी और अरविंद केजरीवाल भी इससे जुड़े हुए हैं। उनको जांच से डर क्यों लग रहा है? अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं और आपकी छवि अच्छी होगी, अगर आप जांच में सहयोग करेंगे, तो इससे और अच्छी बात ये होगी कि आपके बारे में लोगों को भी मालूम चलेगा कि इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। उनका ये बयान सुनिए। मैं तो कहूँगा कि उनको अपना मन टटोलना चाहिए और लोगों से सच बोलना चाहिए। जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार का राजस्व घटा और प्राइवेट ऑपरेटर्स का राजस्व बढ़ा, तो क्या उनके तंग करने के लिए? उनकी सरकार अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज़ टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है, तो घोटाला है और उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर 2 लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं, तो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है? मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अच्छा तब होता है और आपकी छवि और अच्छी होगी अगर आप जांच का साथ देंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। पूरा देश जानता है कि एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद के लोग कह रहे हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार ही नुकसान में होगी। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केवल जनता में दिखाने के लिए। सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ा स्कैंडल क्या हुआ? नोटबंदी, जीएसटी या पॉलिसी के बाद भी लोगों के पास नोट पकड़ा जा रहा है। आप किसी को भी परेशान कर रहे हैं, तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, लोगों को गुमराह करने का।
तो वहीं दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के एक मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में वांछित था। कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था। बताया जा रहा है कि ये आतंकी पकड़ा गया है। हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू इसका नाम है। मट्टू पाकिस्तान भी जा चुका है और वो सोपोर का रहने वाला है। हाल ही में सोपोर में उसके भाई ने घर में तिरंगा लहराया था, जो काफी वायरल भी हुआ था। गणतंत्र दिवस 2024 से पहले कर्तव्य पथ पर एक फुल ड्रेस परेड रिहर्सल आयोजित की गई। सुरक्षा बलों के विभिन्न विभागों ने ठंडी सुबह में परेड रिहर्सल में हिस्सा लिया। बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड की रिहर्सल करीब 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आईपीएस रशीम शुक्ला महाराष्ट्र की नई डीजीपी नियुक्त की गई हैं और फोन टैपिंग केस में नाम आने के बाद वो सुर्खियों में आई थी। राज्य की सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी होने के चलते उन्हें ये कमान सौंपी गई। राज्य के गृह विभाग ने इनको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वो रजनीश सेठ की जगह लेंगी। वहीं रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। तमिलनाडु के थुथुकुडी में वीर पांड्या कट्टार बोमन की 265वीं जयंती के अवसर पर यहां पर व्यापार गांव में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की गई। हर साल की तरह इस बार भी पूरे गांव ने स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोमन का 265वां जन्मदिन मनाया। बैलगाड़ी दौड़ के विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद, मेमनो और एलईडी टीवी के पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए इसी के साथ संपूर्ण भारत के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।